नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी अ की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न उत्तरों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला प्रश्न है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या वदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दिखाती है। ये जो हरे कलर में मैंने प्रश्न किया है इसका अर्थ यह है कि यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जब भारत आती हैं तो यहाँ के लोग सोचते हैं कि वो नाराज़ ना हों, और यहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति है जिस पर उसकी नाक नहीं है, उसको लेकर के यहाँ के लोग बड़ी चिंता में हैं। तो किस मानसिकता को दिखाता है? उत्तर है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। तो ये प्रश्न, ये उत्तर निकला गुलाम मानसिकता का बोध। बोध मतलब जानकारी। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। लेखक ये कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह सम्मान अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। प्रश्न 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी का क्या कारण था? उनकी परेशानी का क्या कारण था उनके दर्जी का, और आप उसे किस तरह से सही ठहराएंगे? तो दर्जी यानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी कैसी ड्रेस पहनेंगी वो। इस बात की दर्जी को जानकारी नहीं थी और ना कोई निर्देश था, इसलिए वो परेशान था। तर्कसंगत इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो तो काम करने वाला व्यक्ति है। अगर वो सफल होता है तो उसका नाम होता है, और असफल होता है तो वो कहीं ना कहीं गैर सम्मान को प्राप्त करता है और होता है। प्रश्न 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट मतलब परिवर्तन। तो नई दिल्ली के काया पलट करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो दिल्ली को काया पलट करने के लिए गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा, सड़कों, सरकारी इमारतों, पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजा या संवारा गया होगा, बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा, लाइट लगवाई गई होगी, सदा से बंद पड़े फव्वारे मतलब फाउंटेन्स को चलाया गया होगा, भीड़भाड़ वाले जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। प्रश्न 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो इसका उत्तर है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खानपान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे नहीं उतरते, पर चर्चा में जब उतरते तो असहज कार्य करते हैं और वो पत्रों में छा जाते हैं। तो अर्थ ये है कि पत्रकारिता का उद्देश्य है सही जानकारी लोगों तक लाना, उनमें सूचना का प्रसार करना, पर मात्र जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं उनके पहनावे पर या उनकी व्यर्थ की चर्चा करना ये पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न 2, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसका उत्तर है कि इस तरह की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं और उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि ये युवा पीढ़ी का स्वभाव होता है। उन्हीं की संस्कृति में जीने का अभ्यास करती हैं, तो ये जो है गलत होता है। प्रश्न 5 हरे कलर में है, इम्पोर्टेंट है।
जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या प्रयास किए उन्होंने। तो सबसे पहले पत्थर को खोजने का उसने प्रयास किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। सरकारी फाइलें उड़वाई, भारत के सभी पहाड़ों पत्थर की खानों का दौरा किया, भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश में उसने दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। प्रश्न 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह पर कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं, अर्थात जो सरकारी तंत्र पर व्यंग्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे और कथनों को भी छांट करके लिखिए। तो पाठ में आए ऐसे व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं। और कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं? तो जब शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये है, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक पर लाट नहीं थी, लाट पर नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैरख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। खैरख्वाह मतलब खैर चाहने वाले, भलाई चाहने वाले। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। ये सब व्यंग्यात्मक कथन हैं। प्रश्न 7, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। द्योतक है मतलब बताता है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? उत्तर, इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान का प्रतीक है। अब ये आपको यहाँ पर मिला कि उनकी नाक कटी क्यों थी? क्योंकि यहाँ के लोग उनका अपमान करना चाहते थे। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया था। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुड़ गए। आराधना मतलब पूजा में। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। अनुराग था प्रेम। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक भी विदेशी था, तभी कारीगर को मिला नहीं था यहाँ। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदान बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से भी नीचे थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। जिंदा नाक लगा दी गई तो ये भारत की आत्मसम्मान पर चोट है। पर जो कुछ सरकारी लोग होते हैं जो कि आने वाले अंग्रेज़ों की तारीफ के लिए और उनसे प्रशंसा पाने के लिए करते हैं, उनको इसमें दिखाया गया है। अर्थ यह है कि आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अंग्रेज़ों से हम परेशान थे, उसके लिए हमने लाखों जानें तक दी। उसके बावजूद हम आज भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के भक्त हैं। प्रश्न 8, जॉर्ज पंचम की लाट पर, लाट कहते हैं मूर्ति, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल करके पत्थर की तरह बना दिया गया था। अब जिंदा का एक अर्थ तो यह है कि सजीव, लाइव, और एक अर्थ का अर्थ यह कि बिल्कुल जिंदा जैसी लगने वाली। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, जबकि जिंदा का अर्थ दूसरा था।
इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल करके वाक्पटुता से छुपा लिया गया। प्रश्न 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया था? तो अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छुपा लिया था, चालाकी से। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है, राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पत्रकारिता का रोल आता है। पत्रकारिता का सही खबर को सही छापना, पर वो भी कहीं ना कहीं इसमें बिकी हुई दिखाई दी। प्रश्न 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो उत्तर है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर, आज़ाद होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था। कहीं भी विपन्नता नहीं थी। विपन्नता मतलब गरीबी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि हमारे शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। प्रश्न 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में न तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न कोई फीता काटा गया, न कोई सार्वजनिक सभाएं हुई, क्योंकि अंग्रेज एलिजाबेथ के आने पर यहाँ के लोग दुखी थे। केवल राजनीतिक लोग प्रसन्न थे, अन्यथा सभी लोग दुखी थे। इसलिए कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। जब कोई कार्यक्रम नहीं हुआ तो अखबार में कोई खबर भी नहीं थी, इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहां तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का ताजा चित्र भी नहीं छप सका। अब एक दो पाठ्येतर प्रश्न हैं, अतः पाठ में ये प्रश्न नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में भारतीय अधिकारियों, मंत्रियों और कार्यालयी कार्यप्रणाली पर कठोर व्यंग्य किया गया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को प्रतिष्ठा बनाकर मंत्रियों एवं सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य किया गया है, करारी चोट की गई है। एलिजाबेथ के भारत आगमन पर राजधानी में तहलका मचने, अफसरों और मंत्रियों को परेशान होने की स्थिति देखकर यही लगता है कि जैसे आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। देश के सम्मान से सरकारी कर्मचारियों का कुछ लेना देना ही नहीं होता। यदि उनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही है तो वे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने में जरा सी भी संकोच नहीं करते हैं। मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रश्न पत्र में। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किए। उन प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताइए आप इनमें से किसे सही मानते हैं और किसे गलत मानते हैं। मतलब किस प्रयास को सही मानते हैं और किसको गलत, और इसमें किन मूल्यों का अभाव दिखता है। तो उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार सबसे पहले उसी किस्म का पत्थर खोजने के लिए हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर गया। तो ये उसका प्रयास सही मानता हूँ, क्योंकि ये उठाया गया कदम सही था। मूर्तिकार जब देश के नेताओं की मूर्तियों की नाप लेने निकला और जब मुंबई, गुजरात, पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के नेताओं की मूर्तियों की नाप लेने के अलावा वर्ष 1942 में शहीद बच्चों तक की नाकों की नाप लेने गया और अंततः सफल न होने पर एक जिंदा नाक लगा दी, ये कृत्य, ये कर्म, कृत्य मतलब ये उसका कर्म बहुत ही गलत था। क्योंकि एक बुत के लिए, बुत मतलब मूर्ति, लाट शब्द है यहाँ, एक बुत के लिए जिंदा नाक कितनी विचित्र और लज्जाजनक बात थी। मूर्तिकार में दूरदर्शिता,
शहीदों के प्रति सम्मान और देश के प्रति मान सम्मान की रक्षा करने जैसे मूल्यों का अभाव नजर आता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न और उसके अलावा अन्य बनने वाले प्रश्न तथा मूल्यपरक प्रश्नों को उत्तर के साथ समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।